अध्यांश की शादी की बात सुनकर ही अस्वी सन्न हो गई। उसकी आंखों के सामने फिर से 5 साल पहले के सारे दृश्य एक एक करके आने लगे, जिससे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो वही सोफे पर बेहोश होकर गिर पड़ी। बंसुरी तो बस अपनी ही धुन में थी और बोलती जा रही थी, लेकिन जब उसने अस्वी को बेहोश होते देखा तो उसने बोलना बंद कर दिया और अस्वी के पास जाकर उसे होश में लाने के लिए उसके गाल थपथपाने लगी, लेकिन अस्वी में कोई हलचल नहीं हुई। बंसुरी ने एक नौकर से पानी मंगवाकर अस्वी पर पानी के छींटे भी डाले, लेकिन परिणाम शून्य रहा। बंसुरी ने अस्वी को होश में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अस्वी होश में नहीं आई, क्योंकि उसे पैनिक अटैक आया था, जिससे वह बेहोश हो गई थी और अब धीरे धीरे उसे बुखार भी चढ़ने लगा। उसका शरीर गर्म होने लगा। अस्वी की हालत हर क्षण बिगड़ती जा रही थी। अस्वी की बिगड़ती हालत देखकर बंसुरी भी घबराने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आया, तो आखिर में उसने हुक्मरानी शाह को पुकारा। बंसुरी की आवाज़ सुनकर हुक्मरानी शाह, जो अपने कमरे में थी, दौड़ते हुए हॉल में आई। आते ही उन्होंने बेहोश पड़ी अस्वी को देखा तो उनके भी होश उड़ गए। बंसुरी की आवाज़ इतनी घबराई हुई और ऊंची थी कि पहले मंजिल पर स्टडी रूम में बैठे हुकुम शाह और अध्यांश ने भी सुन ली। बंसुरी की आवाज़ में घबराहट को पहचानते ही अध्यांश को कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। उसे तुरंत ही अस्वी का ख्याल आ गया। अस्वी का ख्याल आते ही अध्यांश ने उसके पास पहुंचने के लिए दौड़ लगा दी। उसे ऐसे दौड़ते हुए स्टडी रूम से बाहर जाते देखकर हुकुम शाह भी उसके पीछे पीछे दौड़े। अध्यांश दौड़कर हॉल में पहुंचा और उसकी नज़र सोफे पर बेहोश पड़ी अस्वी पर पड़ी। अस्वी को इस तरह बेहोश देखकर अध्यांश की भी सांसें रुक गई। वह जल्दबाजी में अस्वी के पास पहुंचा। अध्यांश आया और उसके सिर को अपनी गोद में रखकर उसके गाल थपथपाने लगा। जान, आंखें खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? प्लीज अपने अध्यांश को इस तरह मत डराओ जान, प्लीज जान। इतना बोलने के बाद भी जब अस्वी ने कोई हरकत नहीं की तो उसने गुस्से भरी नज़र हुक्मरानी शाह और बंसुरी पर डाली। अध्यांश की आंखों में गुस्सा देखकर खुद हुकुम शाह भी डर गए। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके अध्यांश के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे ढांढस बंधाते हुए बोले, राजा साहब शांत हो जाइए, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। आपकी मेहरबानी की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे हुकुम शाह, मैं अभी अपनी स्वीट हार्ट को यहाँ से ले जा रहा हूँ। और हाँ, एक और बात, जिसकी भी वजह से मेरी जान की ये हालत हुई है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। बस एक बार मेरी जान ठीक हो जाए, फिर मैं सबका हिसाब लूँगा। अध्यांश ने गुस्से से हुकुम शाह से कहा और अस्वी को अपने बाहों में उठा लिया। जाते जाते भी अध्यांश ने एक नज़र उन तीनों पर डाली और मानो चेतावनी देते हुए अपनी आंखों से ही उनका डर बढ़ाकर वहां से निकल गया। बाहर आकर अध्यांश ने अस्वी को कार में बैठाया, उसे सीट बेल्ट पहनाई और खुद भी कार में बैठकर तेजी से कार चला दी। अध्यांश ने कार सीधा ग्लोरी रेजिडेंसी की ओर मोड़ दी। उसने रास्ते में ही आजर्व को फ़ोन करके डॉक्टर को फ्लैट पर बुला लिया। अध्यांश अस्वी को लेकर फ्लैट में पहुंचा और कुछ ही मिनटों में आजर्व भी डॉक्टर को लेकर ग्लोरी रेजिडेंसी पहुंच गया। अध्यांश ने अस्वी को अपने बेडरूम में लिटाया और डॉक्टर से उसे चेक करने के लिए कहा और खुद आजर्व के साथ कमरे से बाहर निकल गया। 10-15 मिनट बीते होंगे, तभी बेडरूम का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर को देखकर अध्यांश उनसे अस्वी की मेडिकल कंडीशन के बारे में सवाल पूछने लगा। अध्यांश को इस तरह बेचैन देखकर डॉक्टर ने एक बार आजर्व की तरफ देखा और इशारों में ही अध्यांश को शांत कराने की रिक्वेस्ट की। डॉक्टर का इशारा पाकर आजर्व ने मुश्किल से अध्यांश को शांत किया। जब अध्यांश शांत हो गया तो डॉक्टर ने उससे पूछा, मिस्टर राजवंश, क्या पिछले 2-3 दिनों में पेशेंट के साथ ऐसा कुछ हुआ था, मतलब कि वो अचानक बेहोश हो गई हो? हाँ, परसों शाम को मेरी वाइफ अचानक ही बेहोश हो गई थी और फिर उसे बुखार भी आ गया था। उस समय हम लोग शहर से दूर थे, इसलिए जो भी डॉक्टर वहाँ पास में मिला उसे बुलाकर मैंने अपनी वाइफ का चेकअप करवाया था। डॉक्टर के पूछने पर अध्यांश ने उन्हें 2 दिन पहले अस्वी के साथ जो भी हुआ था सब बता दिया। मतलब कि मेरा शक सही था। पेशेंट को पहले से ही ऐसे पैनिक अटैक्स आते हैं। जब आपने डॉक्टर से मिसेज राजवंश का चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने आपको चेताया होगा
कि पेशेंट के सामने कोई ऐसी बात ना हो जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हो, है ना। अस्बी की मेडिकल हिस्ट्री जानने के बाद डॉक्टर ने अपना निष्कर्ष बताया और फिर अध्ययन से सवाल किया। राइट डॉक्टर, अध्ययन ने भी हामी भरी। तो फिर आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं मिस्टर राजवंश। अध्ययन के जवाब में हाँ कहने पर डॉक्टर थोड़े गुस्से में आ गए। डॉक्टर क्या कहना चाहते हैं, यह बात अध्ययन को समझ में नहीं आई, इसलिए उसने डॉक्टर से पूछ लिया। मतलब, मैं समझा नहीं डॉक्टर। मतलब यह कि मिसेज राजवंश के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे उनका दिमाग परेशान हो गया। अतीत की कुछ यादें उनके दिमाग पर भारी पड़ी, जिससे उन्हें पैनिक अटैक आया और वह बेहोश हो गई, डॉक्टर ने स्पष्ट किया। डॉक्टर की बात सुनकर एक पल के लिए तो अध्ययन को भी झटका लगा, लेकिन उसे यह अच्छी तरह से पता था कि यह समय प्रतिक्रिया देने का नहीं है। फिर भी डॉक्टर की बात सुनकर उसके मन में सवाल आया, क्योंकि वे लोग तो डिनर पर गए थे, तो वहाँ ऐसा कुछ होना कैसे संभव था। यह बात अध्ययन ने डॉक्टर को बताई। अध्ययन की बात सुनकर डॉक्टर को थोड़ा आश्चर्य हुआ, इसलिए उन्होंने अध्ययन से कहा, मैं आपको कुछ टेस्ट लिख कर दे रहा हूँ, कल आप मिसेज राजवंश के ये टेस्ट करवा ले। टेस्ट रिपोर्ट्स आ जाएगी तो सब कुछ साफ हो जाएगा। बाकी फ़िलहाल तो मैंने दवा लिख दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्हें सुबह से पहले होश आएगा। दूसरी बात यह है कि मिसेज राजवंश के मेडिकल टेस्ट भूखे पेट ही करवाने हैं, तो इसका ध्यान रखें और कल तक उन्हें हल्का भोजन ही दे। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर की बात को ध्यान में रखते हुए अध्ययन ने सिर हिलाया और अजर्व को इशारा किया। डॉक्टर ने एक पर्ची पर कुछ मेडिकल टेस्ट लिखे और वह पर्चा अध्ययन को दे दिया। अजर्व डॉक्टर को लेकर वहाँ से चला गया। अजर्व और डॉक्टर के जाने के बाद अध्ययन भी अस्बी के पास बेडरूम में आ गया। अध्ययन अस्बी को लेकर चला गया। उसके बाद हुकुम रानिसा और हुकुम शाह ने बंसूरी की ओर देखा। अस्बी की हालत देखकर वह इतनी डर गई थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। हुकुम शाह और हुकुम रानिसा की नज़र खुद पर महसूस करके बंसूरी रोते हुए ही बोली, हुकुम रानिसा, मैंने कुछ नहीं किया। जीजी शाह अचानक बेहोश हो गई थी। बंसी, पहली बात कि मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मुझे हुकुम रानिसा कहने के बजाय काकी शाह कहकर बुला, और दूसरी बात, हमें विश्वास है कि तूने कुछ नहीं किया होगा। अब तो यह बता कि तू अपनी जीजी शाह से क्या बात की थी। हुकुम रानिसा ने पहले तो बंसूरी को शांत किया और फिर पूछा। जवाब में बंसूरी ने उसकी और अस्बी के बीच हुई बातचीत हुकुम रानिसा और हुकुम शाह को बता दी। यह सुनकर हुकुम रानिसा ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। हुकुम शाह भी उसकी बात सुनकर हैरान थे। यह क्या कर दिया तूने बंसी? तुझे पता भी है कि तेरी जीजी शाह कौन है और उनका राजा साहब के साथ क्या रिश्ता है? हुकुम शाह ने बंसूरी से पूछा। नहीं काका शाह, जीजी शाह कौन है? बंसूरी ने मासूमियत से पूछा। वो तेरी रानी साहब है, मतलब कि तेरे राजा साहब की पत्नी। हुकुम रानिसा ने सच बताया। यह सुनकर बंसूरी ने अपने सिर पर हाथ रखा और सोफे पर धड़ाम से बैठ गई। हुकुम रानिसा से अस्बी और अध्ययन के रिश्ते के बारे में जानकर बंसूरी धड़ाम से सोफे पर बैठ गई। उसे अब अपनी गलती का एहसास हुआ। अब उसे समझ में आया कि क्यों उसकी जीजी शाह अचानक से बेहोश हो गई थी। ओह गॉड, मैंने ये क्या कर दिया? मेरी बेवकूफ़ी की आदत की वजह से जीजी शाह कितनी परेशान हो गई। सिर पर हाथ रखते हुए बंसूरी खुद से बड़बड़ाई। हुकुम रानिसा ने भी उसे डांटते हुए कहा, हाँ तो तुझसे कितनी बार कहा है कि जो मुंह में आए बोलने की आदत सुधार, लेकिन तू है कि मेरी बात कभी सुनती ही नहीं। तेरी काकी सा सही कह रही है। अब तो खुद ही बता, अगर तेरे सामने कोई तेरे पति की दूसरी शादी की बात करे तो तुझे कैसा लगेगा? रानी साहिबा राजा साहब की पत्नी है। अब तूने उनके सामने ही राजा साहब की शादी की बात कर दी, जिसकी वजह से उनका ऐसा रिएक्शन आना ही था। अब तो यह सोच कि जब राजा साहब को तेरी इस गलती के बारे में पता चलेगा तो उनका गुस्सा तुझ पर कैसे उतरेगा। हुकुम रानी शाह की बात से सहमत होते हुए हुकुम शाह ने भविष्य में उनके सामने आने वाली मुश्किलों के बारे में बात की। हुकुम शाह की बात सुनकर बंसूरी सच में डर गई। काकी शाह, प्लीज कुछ करो ना। आपको तो पता ही है कि मुझे राजा साहब से कितना डर लगता है।
वह डरते डरते हुकुम रानी शाह से विनती करने लगी। उसे इतना डरते हुए देखकर हुकुम शाह ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तू डर मत, जो होगा देख लेंगे। हुकुम शाह की बात खत्म होने से पहले ही हुकुम रानी शाह ने दूसरा धमाका कर दिया। अब जो गड़बड़ हुई है उसे संभालना तो पड़ेगा ही, लेकिन एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा ले, राजा साहब और रानी साहिबा की शादी के बारे में किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, खासकर तेरी बाकी मैम को तो बिल्कुल भी नहीं। अगर उसे पता चला तो तूफान आ जाएगा, इसलिए उसके सामने भूल से भी कुछ मत बोलना बंसी। बंसूरी भी बाकी के अध्यांश के लिए दीवानगी को जानती थी, इसलिए उसने भी कहा और असवी जल्दी ठीक हो जाए, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। हुक्मरानी शाह ने भी घर के मंदिर में जाकर भगवान के सामने दीप प्रज्वलित किया और असवी की सेहत के लिए भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। डॉक्टर और आजर्व के जाने के बाद अध्यांश कमरे में आया। बिस्तर पर सोई हुई असवी के निष्प्राण चेहरे को देखकर उसे भी दर्द हुआ। उसे हमेशा असवी को हंसते खिलखिलाते देखना पसंद था, लेकिन पिछले 3 दिनों से जैसे असवी के चेहरे की रौनक ही छिन गई थी। कल रात शिमला से लौटने के बाद अध्यांश की कोशिश से असवी थोड़ा नॉर्मल हुई थी। आज पूरा दिन दोनों ने एक दूसरे के साथ हंसते खेलते बिताया था और अचानक सब कुछ फिर से बिखर गया। असवी फिर उसी जगह वापस आ गई जहां वह 2 रात पहले थी। अध्यांश बिस्तर के पास आया और असवी के बगल में बैठकर उसका सिर अपने गोद में ले लिया। डॉक्टर ने असवी के लिए जो मेडिकल टेस्ट लिखे थे उसके लिए उसने लाइफ केयर हॉस्पिटल में फ़ोन करके हॉस्पिटल के डीन से बात की और अपॉइंटमेंट ले लिया। साथ ही डीन को साफ शब्दों में धमकी दी कि मरीज की जानकारी सीक्रेट रहनी चाहिए। अध्यांश की धमकी का असर डीन पर हुआ और उसने अध्यांश को कहा कि मरीज को सुबह ही हॉस्पिटल ले आना होगा। ओके, अध्यांश ने इतना कहकर फ़ोन रख दिया। असवी को इस हालत में देखकर अध्यांश को तो नींद आना बंद हो गया, इसलिए उसने असवी के बालों में उंगलियां फेरते हुए बिस्तर के हेड रेस्ट पर सिर टेक दिया और आंखें बंद कर ली। उस समय उसके मन में बहुत से विचार चल रहे थे। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे जिनके जवाब उसे खोजने थे। अध्यांश की पूरी रात असवी की चिंता में बीती। सुबह 4 बजे के करीब असवी को होश आया। आँख खुलने के कारण असवी थोड़ी हड़बड़ा गई, जिससे अध्यांश ने हलचल महसूस की, इसलिए उसने आंखें खोलकर असवी की ओर देखा। असवी को होश में देखकर अध्यांश ने भी राहत की सांस ली और झुककर असवी के माथे पर प्यार से किस कर दिया। असवी ने भी उसकी ओर देख मुस्कुराया। अब कैसा लग रहा है जान? अध्यांश ने उससे पूछा। फाइन, असवी ने मुस्कान के साथ जवाब दिया। हालांकि उसकी मुस्कान देखकर अध्यांश को लगा कि वह मुस्कान नकली है, जैसे वह दिल से मुस्कुरा नहीं रही हो। अध्यांश को यह जानना था कि उसकी ऐसी हालत क्यों हुई, लेकिन इस समय वह असवी को कोई तनाव नहीं देना चाहता था, इसलिए वो पूछने से बचा और उसे फ्रेश होकर आने के लिए कहा। असवी ने भी बिना कोई सवाल किए उसकी बात मान ली और बाथरूम में चली गई। अध्यांश ने पहले ही उसके कपड़े निकाल कर रख दिए थे। असवी फ्रेश होने गई, इसलिए अध्यांश भी कपड़े लेकर दूसरे कमरे के बाथरूम में चला गया। असवी फ्रेश होकर कमरे में वापस आती इससे पहले ही अध्यांश तैयार होकर आ गया। अध्यांश ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर अपने बाल ठीक कर रहा था, तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और असवी बाहर आई। आज असवी ने अपनी पसंदीदा ब्लैक बैगी पैंट और उसके ऊपर गहरे नीले रंग की शर्ट पहनी थी, जिसे अध्यांश ने ध्यान में रखते हुए चुना था। असवी भी ड्रेसिंग टेबल के पास आई। अध्यांश ने उसे कंधे से पकड़कर ड्रेसिंग टेबल के सामने कुर्सी पर बिठाया। अध्यांश ने खुद ही उसके बालों को ठीक करके पौनी बनाई, फिर गले में मंगलसूत्र पहनाया, हाथ में घड़ी डाली और पैरों में स्नीकर्स पहनाए। असवी को तैयार करके अध्यांश खुद भी तैयार हो गया। 5 बजे असवी के मेडिकल टेस्ट होने थे, अभी तो 4 ही बजे थे, इसलिए अध्यांश ने असवी को हॉल में ले जाकर उसे सोफे पर बिठाया और खुद भी उसके बगल में बैठ गया। अध्यांश ने अपने मन में उठ रहे सवालों को दबा लिया था, लेकिन बंसूरी की बात सुनकर असवी के मन में जो प्रश्न उठे थे वो वह टाल न सकी और अध्यांश से पूछ बैठी। अध्यांश, आपको हुकुम शाह ने स्टडी रूम में ले जाकर आपके साथ क्या बात की? ऐसी क्या बात थी कि वह आपको स्टडी रूम में ले गए थे? असवी के सवाल पूछने पर अध्यांश ने जवाब देने से पहले उसकी ओर देखा। अध्यांश को उसकी आंखों में
अपने लिए शक दिखाई दे रहा था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि बंसूरी ने क्या गड़बड़ की है, लेकिन उसके और हुकुम शाह के बीच हुई बात गोपनीय थी, इसलिए वह अस्वी को बता नहीं सकता था और इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। फिर भी थोड़ा सोचकर अस्वी के शक को दूर करने के लिए अध्यांश ने जवाब दिया, वह तो बिजनेस से जुड़ी बात थी जान, कोई खास बात नहीं थी। हालांकि अध्यांश ने पूरी तरह से झूठ बोला था। अध्यांश का झूठ बोलना अस्वी को भी उसकी आंखों में समझ आ गया, इसलिए उसने फिर से अध्यांश से वही सवाल किया, अध्यांश, हुकुम शाह ने आपको मिलने के लिए क्यों बुलाया था? जान, मैंने कहा ना कि वह बिजनेस के लिए था। अध्यांश ने भी वही जवाब दोहराया। हालांकि अध्यांश के आत्मविश्वास से कहे जाने के बाद भी अस्वी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसके मन में तो बंसूरी की कही हुई बातें बैठी हुई थी और वह अध्यांश के मुंह से भी वही बात सुनना चाहती थी। इसलिए उसने फिर से वही सवाल पूछा, अध्यांश, हुकुम शाह ने आपको मिलने के लिए क्यों बुलाया था? लेकिन इस बार उसकी आवाज़ ऊंची हो गई थी। आवाज़ में गुस्सा और बेचैनी थी। उसका गुस्सा उसकी आंखों में भी दिख रहा था। उसकी सांसें भी फूल गई थी। गुस्से में वह घूर रही थी। अस्वी की ऐसी हालत देखकर अध्यांश भी घबरा गया। अस्वी को इस तरह गुस्से में घूरता देख अध्यांश भी हैरान रह गया। इतने दिनों में उसने कभी भी अस्वी का ऐसा रूप नहीं देखा था। अध्यांश के हाथों में उसका हाथ था, इसलिए उसे एहसास हो रहा था कि अस्वी का शरीर धीरे धीरे गर्म हो रहा है और उसे बुखार चढ़ने लगा है। अस्वी की बिगड़ती हालत अध्यांश के लिए चिंता का कारण थी। इससे पहले कि उसकी स्थिति और बिगड़े और वह फिर से बेहोश हो जाए, अध्यांश ने अपने दोनों हाथ अस्वी के गालों पर रख दिए और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। जान, रिलैक्स, शांत हो जाओ। तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। अस्वी को शांत करने के लिए अध्यांश ने कहा, लेकिन उसके शब्दों का अस्वी पर उल्टा असर हुआ। वह शांत होने के बजाय और भी गुस्सा हो गई। अस्वी ने अध्यांश के हाथों को अपने गालों से झटक दिया और उसके शर्ट की कॉलर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। जब अध्यांश उसके बेहद करीब आया तो अस्वी ने गुस्से के साथ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपको मेरी जिंदगी खराब करके क्या मिलता है? 5 साल पहले जो किया था उससे आपका मन नहीं भरा क्या? अब एक बार फिर मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? अस्वी का व्यवहार अध्यांश के लिए शॉकिंग था। ऊपर से उस पर ऐसे आरोप। अध्यांश का तो दिमाग घूम गया। तुम क्या बोल रही हो जान? मैं तुम्हारी जिंदगी खराब करना क्यों चाहूँगा? मैं तो सपने में भी तुम्हारे साथ ऐसा करने के बारे में नहीं सोच सकता। हकीकत में तो ये बात बहुत दूर की है। और तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी खराब करना चाहता हूँ? अध्यांश ने अस्वी के आरोपों को सुनकर बहुत गुस्सा किया, लेकिन स्थिति बिगड़ने से बचने के लिए उसने गुस्से को दबा लिया और बहुत सामान्य रहकर अध्यांश से पूछा, ओह रियली? तो फिर मुझे बताओ कि हुकुम शाह और तुम्हारे बीच ऐसी क्या सीक्रेट चर्चा हुई जो तुम मुझे नहीं बता रहे? अध्यांश की अस्पष्टता सुनकर अस्वी ने उस पर तंज कसा, तुम्हारी पिन वही क्यों अटकी हुई है जान? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है उसके बारे में खुलकर बात करो तो मुझे कुछ जानकारी मिलेगी। अध्यांश उसके मजाक उड़ाने की बात को समझते हुए भी अस्वी से कहा। अस्वी ने भी शांति से कहा, ओह रियली? तो तुम मेरे मुंह से सुनना चाहते हो? ठीक है तो सुनो। मुझे पता चला है कि हुकुम शाह ने तुम्हें डिनर पर इनवाइट किया था ताकि वह तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी की बात कर सके, लेकिन तुम मुझे साथ ले गए, इसलिए उनके लिए मेरे सामने बात करना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने तुम्हें स्टडी रूम में ले जाकर अकेले में बात की। अस्वी ने आखिरकार यह सब कह ही दिया। अस्वी के मन में जो था उसे जानकर अध्यांश भी हैरान रह गया। तुम्हें किसने ऐसा कहा? मान लेता हूँ कि हुकुम शाह के दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है, फिर भी मैं किसी और के साथ शादी क्यों करूँगा? मेरी शादी तो पहले से ही तुम्हारे साथ हो चुकी है, तो फिर मैं दूसरी शादी के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ जान? अस्वी का भ्रम दूर करना जरूरी था, इसलिए अध्यांश ने शांति से अस्वी को समझाने की कोशिश की। अध्यांश के इतना समझाने पर भी अस्वी ने अपने मन की बात को सही मानते हुए अध्यांश की दलील को नकारते हुए दांत भींचते हुए और गुस्से में बोली, क्या आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूँ कि आप कहेंगे और मैं मान जाऊंगी? अगर आपको दूसरी शादी करनी है तो करें, लेकिन पहले मुझे मार दीजिए। अध्यांश बहुत कोशिश कर रहा था
कि अस्वी को समझा सके, लेकिन अस्वी थी कि समझने को तैयार नहीं थी। और जब अस्वी ने मरने की बात की तो उसे सुनकर अध्यांश का भी पारा चढ़ गया, जिससे उसका वह गुस्सा जो वह दबाए हुए था बाहर आ गया। अस्वी, अध्यांश ने एकदम बड़े और गुस्से भरे आवाज में अस्वी का नाम लिया। अध्यांश का ऐसा गुस्से भरे आवाज सुनकर अस्वी भी डर गई और उसके हाथ अपने आप अध्यांश की शर्ट के कॉलर से हट गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू भरी आंखों से अस्वी ने अध्यांश की ओर देखा। अगले ही पल वहां से उठकर अपने कमरे में दौड़ गई। कमरे में जाकर अस्वी ने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया और वह बाथरूम में चली गई। अस्वी के आंसू देखकर अध्यांश को समझ में आया कि उसने क्या किया है। गुस्से में आकर आज उसने पहली बार अस्वी का नाम लिया था। अस्वी का इस तरह से जाना अध्यांश के लिए चिंता का कारण बन गया। स्वीट हार्ट की तबीयत पहले से खराब थी और ऊपर से उसके मन में क्या चल रहा है नहीं पता। किसने उसे यह सब बता दी कि उसे मुझ पर भी विश्वास नहीं रहा। 5 साल पहले की गलतफहमी अभी भी मिट नहीं पाई थी और अब एक नई समस्या खड़ी हो गई। पता नहीं मेरे प्यार को किसकी नज़र लग गई है। जब जब मैं कुछ सही होने की उम्मीद करता हूँ तब तब सब और ज़्यादा बिगड़ जाता है। अध्यांश को खुद पर गुस्सा आ गया। गुस्से को काबू में करने के लिए अध्यांश ने अपनी 2 उंगलियां माथे पर रखकर घिसने लगा और सोचने लगा। अध्यांश सोच ही रहा था कि घड़ी से टक की आवाज़ आई। 6 बज गए। टक की आवाज़ सुनकर अध्यांश अपने विचारों से बाहर आया। उसे याद आया कि 6 बजे तो उसे अस्वी को लेकर अस्पताल पहुंचना था। अध्यांश अस्पताल जाने के लिए अस्वी को बुलाने उसके कमरे में गया, लेकिन कमरे का दरवाज़ा बंद देखकर वो थोड़ा घबरा गया। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। इसलिए उसने अस्वी का नाम लेकर दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। उसने दरवाजे पर नॉक भी की, लेकिन उसे सामने से कोई जवाब नहीं मिला और ना ही दरवाज़ा खुला। अध्यांश ने 5 मिनट तक दरवाज़ा खुलने का इंतजार किया, लेकिन अस्वी ने दरवाज़ा नहीं खोला। ना ही उसने अध्यांश को बुलाने पर कुछ कहा। अस्वी से कोई जवाब न मिलने पर अध्यांश के मन में आशंका पैदा हुई। उसके दिल में डर बैठ गया कि कहीं अस्वी ने खुद को कुछ तो नहीं कर लिया। हर कमरे की डुप्लीकेट चाबी अध्यांश के पास थी। डुप्लीकेट चाबी लेने के लिए अध्यांश फिर से हॉल में गया और सभी दराजों को खंगालने लगा। हॉल के सभी दराजों को उसने चेक कर लिया, लेकिन उसे कहीं भी चाबी नहीं मिली। चाबी नहीं मिलने से अध्यांश को घबराहट होने लगी। समय बीतने के साथ उसका डर भी बढ़ने लगा। अध्यांश ने घर में जितने भी कमरे थे सभी के दराज और अलमारियां चेक की। तब 20 मिनट बाद उसे एक अलमारी में डुप्लीकेट चाबियों का गुच्छा मिला। अध्यांश ने वह गुच्छा लेकर तेजी से अपने कमरे के पास आया और चाबी से दरवाज़ा अनलॉक किया। कमरे का दरवाज़ा खोलकर अध्यांश अंदर आया, लेकिन उसे अस्वी कहीं नहीं दिखाई दी। तभी उसने बाथरूम में पानी के बहने की आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनकर अध्यांश बाथरूम की ओर बढ़ा। अध्यांश बाथरूम के पास आया और दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी दरवाज़ा अपने आप खुल गया, क्योंकि अस्वी ने दरवाज़ा लॉक नहीं किया था। अध्यांश बाथरूम के अंदर आया और वहाँ का दृश्य देखकर वह वही ठिठक गया। उसकी आंखें हैरानी और डर से चौड़ी हो गई। बाथरूम का बाथटब पूरा पानी से भरा हुआ था। पानी बहकर बाहर निकल रहा था और उस पानी से भरे बाथटब में अस्वी डूबी हुई थी। अस्वी की इस हालत को देखकर अध्यांश को थोड़े समय पहले हॉल में अस्वी के कहे हुए शब्द याद आ गए। पहले मुझे मौत दे दो। तो क्या स्वीट हार्ट ने आत्महत्या करने की कोशिश की? यह विचार आते ही अध्यांश के पूरे शरीर से पसीना निकल आया। वह हाँफता हुआ बाथटब के पास गया और अस्वी को उठाकर बाथटब से बाहर निकाल लिया। अध्यांश ने अस्वी का हाथ पकड़कर उसकी नाड़ी चेक की, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। इसलिए उसने अस्वी के नाक के पास अपनी उंगली रखकर उसकी सांस चल रही है या नहीं यह चेक किया। यह करते वक्त उसे बहुत डर लगा कि कहीं उसे अस्वी की सांस नहीं मिली तो, लेकिन सौभाग्य से अस्वी की सांस धीरे धीरे चल रही थी। अस्वी अभी भी जिंदा है, यह जानकर अध्यांश ने वक्त न गंवाते हुए उसे सही तरीके से अपनी बाहों में लिया और बाथरूम से बाहर निकल गया। अध्यांश अस्वी को लेकर सीधे नीचे पार्किंग में आया। सुबह का समय था, इसलिए पार्किंग में
किसी की आवाजाही नहीं थी। अध्यांश ने अस्वी को कार में बैठाया और खुद भी कार में बैठकर गाड़ी फुल स्पीड में चला दी। लाइफ केयर अस्पताल ग्लोरी रेजिडेंसी के करीब था और ऊपर से ट्रैफिक भी नहीं था, इसलिए अध्यांश जल्दी से अस्वी को लेकर अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल में किसी को उसकी आने की जानकारी न हो, इसलिए अध्यांश ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही डीन से बात करके अस्पताल की पूरी टॉप फ्लोर खाली करवा दी थी। वह खुद भी अस्वी को लेकर पिछली गली से अस्पताल में दाखिल हुआ। अध्यांश के फ़ोन आते ही डीन ने पहले से ही सभी तैयारियां कर रखी थी। अस्वी के लिए अध्यांश ने स्पेशल वार्ड तैयार करवाया था। अध्यांश ने अस्वी को वार्ड में लाकर बिस्तर पर लिटाया और वहां मौजूद डीन ने डॉक्टर को देखकर अस्वी को चेक करने का इशारा किया। वह भी वहां अस्वी के पास जाकर खड़ा हो गया। अस्वी को चेक करने के बाद डॉक्टर ने अपना स्टेथोस्कोप उतारा और अध्यांश के पास आए। सर प्लीज, डॉक्टर ने अध्यांश के साथ खड़े अस्पताल के डीन से कहा। डीन भी अस्पताल के एटिकेट समझते थे, इसलिए उन्होंने अध्यांश की ओर देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उन्हें बाहर निकलने के लिए इशारा किया। अध्यांश ने उनका इशारा समझा और एक नज़र बिस्तर पर लेटी अस्वी पर डाली। फिर वह वार्ड के बाहर निकल गया। उनके पीछे पीछे डीन और डॉक्टर भी वार्ड के बाहर आए। उस वक्त अध्यांश का चेहरा बहुत ही भयावह लग रहा था। गुस्सा और साथ साथ फ्रस्ट्रेशन उसके चेहरे पर झलक रहा था। उसकी इस हालत को देखकर डॉक्टर और डीन दोनों को भी डर लगने लगा, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने अपना डर साइड पर रखते हुए अध्यांश से पूछा, सर, मरीज के साथ आपका क्या संबंध है? सवाल सुनकर अध्यांश ने सपाट लहजे में कहा, मेरी पत्नी है। पत्नी शब्द सुनकर डॉक्टर और डीन दोनों को शौक लगा, क्योंकि किसी को भी अध्यांश की शादी के बारे में पता नहीं था। डॉक्टर तो शौक में यह भी भूल गए कि उन्हें अध्यांश के साथ क्या बात करनी है। दोनों के रिएक्शन देखकर अध्यांश जोर से बोला, डॉक्टर। अध्यांश की आवाज़ सुनकर डीन और डॉक्टर दोनों शौक से बाहर आए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, अध्यांश की गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दी, मेरी वाइफ जिंदा तो है ना? जी सर, मिसेज राजवंश की सांसें चल रही है। डॉक्टर ने कहा, थैंक गॉड कि अस्वी को कुछ नहीं हुआ। बाकी जब मैंने उसे ऐसे अपना जीवन खत्म करते देखा तो मेरे भी सांस रुक गए थे। डॉक्टर से अस्वी के जीवित होने की बात जानकर अध्यांश ने स्वयं से कहा, हालांकि उसकी आवाज़ इतनी भी धीमी नहीं थी कि पास खड़े डॉक्टर और डीन न सुन पाए। अध्यांश की बात सुनकर डॉक्टर को भी आश्चर्य हुआ और इसलिए उन्होंने अध्यांश से सवाल किया, सर, आपको किसने बताया कि आपकी वाइफ ने आत्महत्या का प्रयास किया है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वह बाथ टब में थी। पूरा बाथ टब पानी से भरा हुआ था और मेरी वाइफ उस बाथ टब में डूबी हुई थी। मेरी वाइफ को इस कंडीशन में देखकर मुझे समझ आ गया था कि उसने आत्महत्या का प्रयास किया है। डॉक्टर के पूछने पर अध्यांश ने मुंह मोड़कर बात की। अध्यांश जो कुछ भी उसने देखा, यह जानकर डॉक्टर ने उनकी गलती सुधारते हुए उन्हें सच्चाई बताई। सर, आपसे कोई गलती हो रही है। मैम ने आत्महत्या का प्रयास नहीं किया है, बल्कि वह तो कोमा में है। डॉक्टर प्लीज़, इतना मेडिकल नॉलेज तो मुझे भी है। जब मेरी पत्नी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ या वह कहीं से गिरी नहीं है और ना ही उसे सिर में चोट लगी है, तो फिर वह कोमा में कैसे जा सकती है? डॉक्टर की बात पर अध्यांश ने दलील दी, सर, मैं आपको सीधी भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने कहा कि मिसेस राजवंश को सिर के हिस्से में कोई चोट नहीं लगी, लेकिन फिर भी वह कोमा में है। मिसेज राजवंश कोमा में ऐसे स्टेज पर है जहां वह सिर्फ गहरी नींद में है, जिसमें से वह चाहकर भी बाहर नहीं आ सकती। साइकोलॉजी में इसे पोस्ट अर्ली स्लीपिंग डिसऑर्डर कहा जाता है। डॉक्टर ने अध्यांश की गलतफहमी को दूर करते हुए कहा। डॉक्टर की बात समझते हुए और अधिक जानकारी पाने के लिए अध्यांश ने पूछा, क्या आप मुझे डिटेल में समझा सकते हैं कि मेरी पत्नी को असल में क्या हुआ है? पोस्ट अर्ली स्लीपिंग डिसऑर्डर एक ऐसी स्थिति है जिसमें मरीज अपने जीवन की उन घटनाओं को याद करते हैं जिनसे उन्हें बहुत तकलीफ और दर्द हुआ होता है। उस घटना को याद करते करते मरीज एक ऐसी नींद में चले जाते हैं जिसके बारे में उन्हें खुद को भी पता नहीं होता, और नींद में ही वह अपने दिमाग में एक अलग सपनों की दुनिया बना लेते हैं और उनका दिमाग भी
उन सपनों की दुनिया में फंस जाता है। मिसेज राजवंश भी अभी इसी डिसऑर्डर से पीड़ित है। अध्यांश के सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर ने विस्तार से समझाया, और इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि मरीज के साथ आपका क्या संबंध है, ताकि मैं जान सकूं कि उनके पिछले जीवन में ऐसी कोई घटना हुई थी जिससे उन्हें गहरा आघात लगा हो। डॉक्टर ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। डॉक्टर ने अपनी बात पूरी नहीं की थी, इसलिए उन्होंने फिर से अध्यांश की ओर देखा और आगे कहा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यदि उस घटना का उल्लेख भी मरीज के सामने किया जाता है तो मरीज को पैनिक अटैक आ जाता है, और यदि मरीज उस घटना के बारे में ज़्यादा सोचता है, अपने दिमाग पर उस घटना को लेकर ज़्यादा प्रेशर डालता है, तो ऐसे मामलों में मरीज अपनी जान भी गंवा सकता है। डॉक्टर की पूरी बात सुनकर अध्यांश का तो सिर ही घूम गया, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से अस्वी की जो हालत थी वह डॉक्टर के बताए अनुसार ही थी। अस्वी को लगातार 3 दिन में 2 पैनिक अटैक आए थे। अध्यांश सब कुछ ठीक करना चाहता था, लेकिन ठीक होने के बजाय स्थिति और बिगड़ती जा रही थी। स्थिति अपने हाथों से सरकती जा रही थी, और उससे पहले ही अध्यांश सब कुछ ठीक करना चाहता था, और इसलिए उसने डॉक्टर से पूछा, क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है? बिल्कुल है सर, लेकिन डॉक्टर बोलते बोलते रुक गए। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ ढेर सारे लाइक्स और कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।